पाठ 1 जागो बच्चों, वेक अप किड्स। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कविता में प्रातःकाल का वर्णन करते हुए बच्चों को आदर्श जीवन का पालन करने की प्रेरणा दी गई है। सुबह सुबह आई गौरैया, फूल हंसे मुस्काई कलियां, भंवरा गुनगुन गीत सुनाता, हुई सुबह वो हमें बताता। चिड़िया चींची चहका करती, मंद मंद सी हवा है बहती, गाय व बछिया हल्ला करती, मंदिर में घंटी है बजती। उठो नींद से प्यारे बच्चों, हुई भोर है जागो बच्चों, विद्यालय तुम समय से जाओ, जीवन को आदर्श बनाओ। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। सुबह सुबह, एकदम सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। कलियां, फूल बनने से पहले की अवस्था, बर्ड्स। मंद मंद, धीरे धीरे, स्लोली। हल्ला, शोर, नॉइज। भोर, सवेरा, मॉर्निंग। जीवन, जिंदगी, लाइफ। गौरैया, एक प्रकार की चिड़िया, स्पैरो। भौरा, भंवरा, ब्लैक बी। हवा, पवन, विंड। मंदिर, देवालय, टेम्पल। विद्यालय, पाठशाला, स्कूल। आदर्श, श्रेष्ठ, आइडियल। पाठ 2 बाल वाटिका, किड्स गार्डन। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों का महत्व बताते हुए उन्हें ना काटने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही वृक्षों तथा अन्य जीवों को अपना मानने की सीख भी दी गई है। बाल वाटिका एक बड़े से बगीचे का नाम था। उसके चारों ओर पेड़ थे। आसपास के सभी बच्चे वहां खेलने आते। वहीं रहती थीं बूढ़ी अम्मा रमा देवी। अम्मा के बस यही बच्चे थे, इसलिए अम्मा को बच्चों के बगीचे में आने का दिन भर बेसब्री से इंतजार रहता था। बच्चों को भी अम्मा की कहानी सुनने के लिए शाम होने का इंतजार रहता। वो अम्मा से कभी चांद तारों की तो कभी हाथी शेर आदि की तरह तरह की कहानियां सुनकर बहुत खुश रहते थे। कहानी सुनते सुनते बच्चे पेड़ों पर चहचहाते पक्षियों की मधुर आवाजें सुनते। पेड़ों के ऊपर से रंग बिरंगे पक्षी ऐसे झांकते जैसे वो भी अम्मा से कहानी सुन रहे हो। यदि पक्षी कोई फल पेड़ से नीचे गिरा देता तो उस फल को पाने के लिए नीचे बैठे बच्चों में खींचातानी होने लगती। एक शाम बच्चों ने देखा कि अम्मा बहुत उदास बैठी हैं। बच्चों के पूछने पर अम्मा ने बताया, अब मैं तुम्हें कहानी नहीं सुना पाऊंगी। बच्चे हैरान होकर अम्मा का चेहरा देखने लगे। तभी टिमटिम ने पूछा, क्यों अम्मा, हमने कोई शरारत की है क्या? नहीं मेरे बच्चों, तुमने कोई शरारत नहीं की है। कल कुछ अफसर यहाँ आए थे। वो ही बता रहे थे कि यहाँ कार पार्किंग बननी है, सभी पेड़ काट दिए जाएंगे। तब ना यहाँ मैं कहानी सुनाऊंगी, ना पक्षी चहचहाएंगे और ना बच्चे खेल सकेंगे। कहते हुए अम्मा के गालों पर टप टप आंसू गिरने लगे। ये सुनकर मोनिका भर्राए गले से बोली, अम्मा, हम अपने दोस्तों को कटने नहीं देंगे। निशिका, राघव, रोहित और रेशमा की तरह पेड़ भी तो हमारे दोस्त बन गए हैं। जोसेफ ने तुरंत कहा, गौरैया, मैना, गिलहरी, तोता, बुलबुल भी तो हमारे दोस्त हैं। पेड़ पर तो उनके घर हैं। हम अपने दोस्तों के घरों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ अम्मा, हम अपने दोस्तों के घरों को कटने नहीं देंगे। सभी बच्चे बस्ती के अन्य बच्चों को लेकर अगले दिन बाल वाटिका पहुंचे। इतने में कुछ आदमी हाथों में कुल्हाड़ियां लेकर अपना काम करने आ गए। सभी बच्चे पेड़ों के पास खड़े हो गए। अम्मा ने उन लोगों को पेड़ ना काटने के लिए कहा। जैसे ही वो पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़े, बच्चे शोर मचाने लगे। बच्चों का शोर सुनकर पक्षियों ने भी जोर जोर से अजीब अजीब सी आवाजें निकाली। कुल्हाड़ी पकड़कर खड़ा एक आदमी बोला, मैं इन पेड़ों को नहीं काट सकता, यह अच्छा काम नहीं है। तभी बच्चे चिल्लाए, हम पेड़ नहीं कटने देंगे। अचानक इतना शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। एक कोने में अम्मा दुखी बैठी थीं।
पक्षी भी चीख चीख कर कह रहे थे, पेड़ों को मत काटो। शिवा, जो सबसे छोटा था, तुतलाकर बोला, अंकल, मेरी दादी माँ कहती हैं कि तिथि को दुख पहुंचाकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। इतने में बड़े अफसर भी वहां पहुंचे। चारों ओर से विरोध के शब्द सुनकर वो बोले, ठीक है, अब यहां से एक भी पेड़ नहीं कटेगा। हम भी समझते हैं कि इस तरह पेड़ों को काटना अपराध है। कार पार्किंग के लिए कोई और जगह ढूंढी जाएगी। यह स्थान बच्चों का ही रहेगा। बाल वाटिका में सुंदर पौधे और झूले भी लगाए जाएंगे। इस स्थान को और भी सुंदर बनाया जाएगा। बाल वाटिका का नजारा देखने लायक था। पेड़ों के पत्ते झूम झूम कर धन्यवाद दे रहे थे। पक्षी चहचहाते हुए खुशी का गीत गाने लगे। पेड़ हमारे साथी हैं, इनको हमें बचाना है। पेड़ हमें देते हैं सब कुछ, इनमें भरा खजाना है। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, बगीचा, उपवन, ऑर्चर्ड, इंतजार, प्रतीक्षा, वेट, मधुर, मीठी, स्वीट, उदास, निराश, सैड, अफसर, अधिकारी, ऑफिसर, दोस्त, मित्र, फ्रेंड, इकट्ठे हुए, जमा हुए, गैदर्ड, अपराध, जुर्म, ऑफेंस, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स, बेसब्री, अधीरता, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, पक्षी, चिड़िया, बर्ड, खींचातानी, खींचना, टगिंग, शराफत, शैतानी, मिसचीफ, कार पार्किंग, कार खड़ी करने की आधिकारिक जगह, का पार्किंग, कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने का एक औजार, एक्स, विरोध, प्रतिरोध, अपोज, नजारा, दृश्य, सीन, खुशी, आनंद। पाठ 3, नई संजना, न्यू संजना। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में अपनी प्रतिभा पर अहंकार करने तथा दूसरों का मजाक न उड़ाने की प्रेरणा दी गई है। एक शहर में एक अत्यंत धनवान और विद्वान सज्जन रहते थे। उनका नाम था सेठ हीरालाल। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था संजना। वो बहुत ही तेज बुद्धि की थी। सभी विषयों में योग्य संजना कक्षा में सदा प्रथम आती थी। वो 8वीं कक्षा की छात्रा थी। कोई अध्यापक किसी भी प्रकार का प्रश्न करता, वो झट उसका उत्तर देती। उसकी असाधारण समझ और विलक्षण स्मरण शक्ति के कारण पूरी कक्षा के बच्चों पर उसका रौब था। अपनी इस प्रतिभा का उसे न केवल ज्ञान था बल्कि अभिमान भी था। उसी वर्ष स्कूल में गणित के नए अध्यापक सुधाकर दास जी आए। वो संजना के कक्षा अध्यापक भी थे। वो भी संजना की बुद्धिमानी पर मुग्ध हो गए। संजना अपनी कक्षा में किसी भी बच्चे को बोलने का मौका नहीं देती। अपने ज्ञान का उसे बड़ा अहंकार था। वो सबका मजाक उड़ाती थी। सारे बच्चे उसकी इस आदत से मन ही मन काफी परेशान थे। अगर कोई गलत उत्तर दे देता तो हंसने वालों में संजना का स्वर सबसे पहले सुनाई देता। 12-13 वर्षीय इस बालिका में सुधाकर दास जी को गर्व के अंकुर फूटते दिखाई दे रहे थे, जो भविष्य में वृक्ष का रूप ले सकता था। वर्तिका और रिमझिम तो उससे डर के मारे कुछ पूछ ही नहीं पाती थीं। वो सदा सहमी सहमी रहती थीं। ऐसा नहीं था कि सवाल मुश्किल होते या उन्हें उनके उत्तर नहीं आते, बल्कि संजना के मजाक के भय से वो उत्तर देते वक्त घबरा जाती थीं। वर्तिका और रिमझिम मंद बुद्धि नहीं थीं। सुधाकर जी उन बच्चियों के साथ खूब हिल मिल गए। एक दिन कुछ प्रश्न पूछे गए। उनका जवाब आते हुए भी वो जवाब नहीं दे पाईं, तो हर बार की तरह संजना ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। संजना के साथ साथ पूरी कक्षा उन दोनों पर हंसी। सुधाकर जी को संजना का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने संजना को अकेले में बुलाकर कहा, क्या तुम्हें हंसना बहुत अच्छा लगता है? जी सर, मैं चाहती हूँ मेरा चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। मैं हमेशा हंसती रहूं। पर
दूसरों की कमियों पर हंसना, उनकी खिल्ली उड़ाना तो अच्छी बात नहीं है ना। बीच में अचानक सुधाकर जी ने कहा तो संजना अवाक रह गई। उन्होंने संजना को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और समझाने लगे। देखो संजना, हम जिन लोगों पर हंसते हैं वे कभी कभी अपना आत्मविश्वास हमेशा के लिए खो बैठते हैं। उनकी बुद्धि खुलने से पहले ही कुंठित हो जाती है। वर्तिका और रिमझिम बहुत अच्छी लड़कियां हैं, किंतु तुम्हारे व्यवहार ने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मुझे उनमें भी एक संजना मुस्कुराती दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूं तुम कोशिश करो कि वे भी मुस्कुराएं। कैसे सर? संजना चौंकी। उसे सर की बात की गहराई समझ नहीं आई थी। अपना प्रभाव दूर करके। क्या मतलब सर? मतलब यह है कि वे जब भी कुछ बोलें तुम उनका मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारी खिल्ली के भय से ही वे किसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करती। तुम इस कक्षा की सबसे होशियार लड़की हो, इस स्कूल की शान हो। मैं चाहता हूं तुम आगे चलकर पूरे देश की शान बन सको। तुम्हारी प्रतिभा दूसरों की खिल्ली उड़ाने में नष्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुद आगे बढ़कर दूसरों को भी आगे बढ़ाने में लगनी चाहिए। संजना को सारी बातें समझ में आ रही थीं। उसके चेहरे पर अपनी भूल के लिए प्रायश्चित के भाव थे। सुधाकर जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ईश्वर ने तुम्हें जो ज्ञान का खजाना दिया है, उसका अहंकार छोड़कर उसे अपने साथियों में बांटो। फिर देखो, उसकी खुशबू से तुम्हारा जीवन भी महकने लगेगा। विद्या बांटने से ही बढ़ती है। संजना ने सर की बात को न केवल ध्यानपूर्वक सुना, अपितु सर से अपनी भूल का प्रायश्चित करने का वादा भी किया। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, अत्यंत, बहुत अधिक, एक्सेसिव, वेरी मच, विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, स्कॉलर, असाधारण, अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्मरण शक्ति, यादाश्त, मेमोरी, प्रतिभा, योग्यता, टैलेंट, मुग्ध, चकित, सरप्राइज्ड, अहंकार, घमंड, एरोगेंस, वृक्ष, पेड़, ट्री, मंद बुद्धि, कम बुद्धि वाला, डल, व्यवहार, आदत, बिहेवियर, आत्मविश्वास, स्वयं पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गहराई, गंभीरता, डेप्थ, भूल, गलती, मिस्टेक, खजाना, कोश, ट्रेजर, ध्यानपूर्वक, ध्यान से, अटेंटिवली, धनवान, अमीर, रिच, सज्जन, भला व्यक्ति, जेंटलमैन, विलक्षण, विशेष लक्षणों वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रोब, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, अभिमान, अपनी योग्यता पर गर्व होना, प्राइड, मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी, भविष्य, आने वाला समय, फ्यूचर, सहमी सहमी, डरी डरी, अफ्रेड, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ, अवाक, स्तब्ध, डमस्ट्रक, कुंठित, जिसकी वृद्धि रुक गई हो, स्टंट, होशियार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, प्रायश्चित, गलती सुधारना, रेपेंटिस, खुशबू, सुगंध, फ्रेग्रेंस, अपितु, बल्कि, रादर। पाठ 4। माँ, मैं जाऊं बता कहां? टेल मी मदर, वेयर शुड आई गो? पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कविता में बढ़ते प्रदूषण तथा वर्तमान समय के समाज का वर्णन किया गया है। साथ ही समाप्त होती हरियाली का भी चित्रण किया गया है। कल पुर्जों का शोर बड़ा, वाहन चलते धूल उड़ा। बिन पानी वाले नल हैं, मीठे जल का नहीं कुआं। अमराई की बात नहीं, हरियाली का साथ नहीं। यहां ईंट के जंगल हैं, बरगद बाबा नहीं यहां। दौड़ भाग आपा धापी, यहां नहीं अपना साथी। सभी सुने दिल की बातें, जाऊं ऐसे लोग कहां। बस फैशन के हैं किस्से, यही बचा अपने हिस्से। महंगाई बेहाल किए, बेचैनी है यहां वहां। सड़कों पर हैं धुआं धुआं,
माँ, मैं जाऊं, बता कहाँ। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। कल पुर्जे, मशीन के पुर्जे, पार्ट्स ऑफ अ मशीन। वाहन, यातायात के साधन, व्हीकल। अमराई, आम का बगीचा, मैंगो ग्रूव। आपाधापी, जल्दबाजी, इन अ हरी। दिल, हृदय, मन, हार्ट, सोल। किस्से, कहानियां, स्टोरीज। महंगाई, अत्यधिक मूल्यों पर चीजों का बिकना, प्राइस राइज। शोर, हल्ला, शोरगुल, नॉइस। धूल, मिट्टी के कण, डस्ट। हरियाली, हरा भरा, ग्रीनरी। साथी, मित्र, फ्रेंड। फैशन, चलन, फैशन। हिस्सा, प्राप्त अंश, शेयर। चार मूर्ख। किसी जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक काली चिड़िया रहती थी। जब वो गाती तो उसकी चोंच से सोने के दाने झड़ते थे। संयोग से एक दिन एक बहेलिये की नजर उस पर पड़ गई। चिड़िया के मुंह से सोने के दाने झड़ते देख वो फूला नहीं समाया। उसने मन ही मन कहा, वाह, कितनी अच्छी तकदीर है मेरी। मैं इस चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगा। यह मुझे रोज सोने के दाने देगी। मैं धनवान हो जाऊंगा। फिर बहेलिये ने चिड़िया को पकड़ने के लिए जमीन पर अपना जाल फैलाकर उस पर चावल के कुछ दाने बिखेर दिए। काली चिड़िया दाने चुगने नीचे उतरी और जाल में फंस गई। बहेलिये ने चिड़िया को पकड़ लिया और वो उसे अपने घर ले गया। उस दिन से बहेलिये को रोज सोने के दाने मिलने लगे। देखते ही देखते वो अमीर आदमी बन गया। उसने सोचा कि अब उसे कुछ प्रसिद्धि और सम्मान भी मिलना चाहिए, इसलिए उसने चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। फिर उसने वो चिड़िया राजा को उपहार में देते हुए कहा, महाराज, यह चिड़िया आपके महल में मधुर गीत गाएगी, आपको सोने के कुछ दाने भी देगी। यह उपहार पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बहेलिये को अपने दरबार में ऊंचा ओहदा दिया। जल्द ही राजा के पास ढेर सारे सोने के दाने जमा हो गए। राजा ने वो सोने की चिड़िया रानी को भेंट कर दी। रानी ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर चिड़िया को आजाद कर दिया और सोने का पिंजरा शाही सुनार को देकर कहा, इस सोने के पिंजरे से मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने गढ़ दो। चिड़िया उड़ती हुई वापस जंगल में चली गई। अब रोज सवेरे वो चार मूर्खों का गाना गाने लगी। पहली मूर्ख मैं थी जो बहेलिये के जाल में फंसी। दूसरा मूर्ख बहेलिया था जिसने मुझे राजा को भेंट कर दिया। तीसरा मूर्ख राजा था जिसने मुझे रानी को दे दिया। चौथी मूर्ख रानी थी जिसने मुझे आजाद कर दिया। शिक्षा, मॉरल। लालच का अंत नहीं होता। पाठ 5, नानी का घर, ग्रैनीज होम। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कहानी में ढोलक में बैठा बकरी का बच्चा किस प्रकार जंगल के जानवरों से अपने आप को बचाता है, इसका वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से कठिन परिस्थिति का सामना समझदारी से करने की सीख दी गई है। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं। मेमना अपनी माँ से बोला, माँ, मैं नानी के घर जाऊंगा। माँ ने उत्तर दिया, बेटा, नानी का घर बहुत दूर है, फिर रास्ते में घना जंगल पड़ता है, मैं जा नहीं सकती। ना, मैं तुझे नहीं भेजूंगी। मेमना बोला, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेला चला जाऊंगा। नहीं, कभी नहीं। जंगल में भालू, भेड़िया और शेर होंगे, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। बकरी बोली। तभी तेज हवा चली। पेड़ के नीचे पड़ी ढोलक लुढ़कने लगी। मेमना खुशी से उछल पड़ा। माँ से बोला, माँ, मुझे इस ढोलक में बैठा दो, थोड़ा पानी और खाना भी रख देना। हाँ माँ, नानी के लिए लड्डू भी जरूर देना, नानी को लड्डू अच्छे लगते हैं। माँ ने ढोलक में खाने पीने का सामान रखा, लड्डू रखे, फिर बोली, चल बैठ ढोलक में, मुझे तेरी बहुत चिंता रहेगी, पहुंचने की खबर दे देना,
मेमने को ढोलक में बिठा माँ ने एक धक्का मारा। ढोलक लुढ़कती लुढ़कती चल पड़ी। भीतर बैठा मेमना ऊंचे स्वर में गाने लगा। चल मेरी ढोलक जल्दी चल, ठुमक ठुमक नानी के घर। जंगल आ गया। ढोलक लुढ़कती हुई आगे बढ़ रही थी। एक भालू पेड़ के तने से अपनी पीठ खुजला रहा था। उसने इस विचित्र ढोलक को देखा तो सोचा, जरूर इसके भीतर कोई है। वो बोला, कौन है ढोलक के भीतर? मैं तुझे खाऊंगा। मेमना बहुत डर गया। फिर हिम्मत करके बोला, मैं छोटा सा मेमना नानी के घर जा रहा हूँ। आप कौन हैं? मुझे क्यों खाएंगे? भालू बोला, मैं जंगली भालू हूँ। मुझे भूख लगी है और मुझे छोटे मेमने बहुत अच्छे लगते हैं। मेमना धीरे धीरे बोला, भालू मामा, अभी मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ। माँ ने मुझे मोटा होने के लिए नानी के घर भेजा है। जब मैं मोटा होकर वापस आऊंगा तब मुझे खा लेना। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, तगड़ा होकर आऊंगा, मामा तब मुझको खाना। भालू ने ढोलक को एक पैर मारा। ढोलक तेजी से लुढ़कने लगी। मेमना फिर गाने लगा, चल मेरी ढोलक जल्दी चल, ठुमक ठुमक नानी के घर। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि एक भेड़िए ने ढोलक को पकड़ लिया। उसे जोर से हिलाने लगा। मेमना बहुत डर गया। तभी भेड़िए ने अपनी मोटी आवाज में कहा, कौन है इसके भीतर? जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। मेमना डरते डरते बोला, भेड़िया मामा, मैं छोटा और कमजोर मेमना हूँ। नानी के घर मोटा होने जा रहा हूँ। जब लौटूंगा तब मुझे खा लेना। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, तगड़ा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा जाना। भेड़िए ने ढोलक को नीचे रखते हुए कहा, इसी रास्ते से लौटना। कहते हुए उसने ढोलक को जोर से लुढ़का दिया। ढोलक तेजी से लुढ़कने लगा। जंगल के बीचों बीच एक शेर की गुफा थी। शेर बाहर बैठा धूप का आनंद ले रहा था। तभी उसने ढोलक को देखा। ढोलक के अंदर से आवाज आ रही थी, चल मेरी ढोलक जल्दी चल, ठुमक ठुमक नानी के घर। शेर गरजा। मेमना सहम गया। शेर ने कहा, कौन हो? मेमना डरते डरते बोला, मैं छोटा सा कमजोर मेमना हूँ। नानी के घर जा रहा हूँ। शेर ने गरजते हुए कहा, चलो बाहर आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। मेमना बोला, शेर राजा, अभी मैं कमजोर हूँ। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, तगड़ा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा जाना। शेर ने कहा, ठीक है, लौटते हुए सीधे मेरी गुफा के पास आ जाना। यह कहकर शेर ने इतनी जोर से धक्का दिया कि ढोलक सीधी नानी के दरवाजे पर रुकी। नानी ढोलक में अपने मेमने को पाकर बहुत खुश हुई। मेमना बोला, नानी, मैं आपके लिए लड्डू भी लाया हूँ। नानी ने मेमने को बहुत प्यार किया। अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाई। मेमना खूब मोटा हो गया। उसने शेर, भेड़िए और भालू के बारे में नानी को बताया। नानी बोली, डरो मत, मुझे एक रास्ता मालूम है, तुम उसी रास्ते से जाना। कुछ दिन बाद नानी ने बहुत से उपहार देकर मेमने को एक बड़ी ढोलक में बंद कर दिया। उसने ढोलक को लुढ़काया। ढोलक चल पड़ी। ढलान पर ढोलक तेजी से लुढ़कने लगी। मेमना गाने लगा, नानी के घर मौज मनाई, दूध पिया और खाई मलाई, लड्डू खाए, पेड़े खाए, तगड़े होकर घर को आए। तभी उसी माँ की आवाज सुनाई दी। वो बोला, रुक जा ढोलक, अब मत चल, आ गया घर, चल माँ से मिल। माँ ने अपने मेमने को गले से लगा लिया। मेमना बोला, माँ देखो, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। हाँ, नानी ने उपहार भी भेजे हैं। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। मेमना, बकरी का बच्चा, किड, उत्तर देना, जवाब देना, टू रिप्लाई, सामान, वस्तु, थिंग्स, भीतर, अंदर,
इनसाइड, जंगली, जंगल में रहने वाला। वाइल्ड, मलाई, दूध पर जमने वाला गाढ़ा पदार्थ। क्रीम, गुफा, कंदरा, केव, ढलान, ढाल। स्लोप, नानी, माँ की माँ, ग्रैंडमदर। लुढ़कना, चक्कर खाते हुए गिरना। टू रोल डाउन, चिंता, फिक्र, वरी, विचित्र, अजीब, स्ट्रेंज। कमजोर, दुर्बल, वीक, तगड़ा, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। उपहार, तोहफा, गिफ्ट, मौज, आनंद, प्लेजर। पाठ 6, सब्जियों की कक्षा, अ क्लास ऑफ वेजिटेबल्स। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में सब्जियों के महत्व पर बड़े ही रोचक ढंग से चर्चा की गई है। साथ ही उनके गुणों तथा उपयोग को भी दर्शाया गया है। कक्षा में जब लौकी अध्यापिका ने प्रवेश किया तो देखा कि कक्षा का बुरा हाल है। सब अपने अपने ढंग से मस्ती कर रहे थे। अध्यापिका ने देखा इधर गाजर मूली वाक युद्ध में उलझे हुए हैं, तो उधर आलू चुकंदर मीठा आलू आदि अपनी आदत से मजबूर बेंच के नीचे छुपा छुपी खेल रहे हैं। कुम्हड़ा और पेठा बेंच के ऊपर पसरे ऊंघ रहे हैं। गोभी, टमाटर, सेम, बरबटी सब ना जाने किस खेल में व्यस्त थे कि अध्यापिका के आने का पता ही नहीं चला। अध्यापिका ने जब देखा सहजन खिड़की से लटका मस्ती कर रहा है तो उनका पारा ही चढ़ गया। वह चिल्लाई, पर उनकी आवाज शोरगुल में गुम हो गई। अब भी बदमाश कटहल कोमल कोमल लाल हरे साग की दीवार में धकियाए हुए था। यह भी कोई मस्ती हुई? बेचारे साग की जान निकली जा रही थी। अध्यापिका के कई बार चिल्लाने के बाद जब छात्रों को उनके आने का पता चला तो अफरा तफरी मच गई। सोए हुओं की नींद टूटी तो जो जमीन में लौट रहे थे उठ खड़े हुए। अध्यापिका मॉनिटर पर ही बरस पड़ी। श्याम पट पर नाम दिखाते हुए बैंगन ने बताया कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा, तो वो क्या करे। गाजर मूली के नाम सबसे ऊपर थे। मॉनिटर ने बताया कि ये दोनों कब से आपस में लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई बैग रखने को लेकर शुरू हुई थी। अब ये अपने ऊपर आकर अटक गए हैं। दोनों अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। कई बार तो हाथापाई होते होते बची। दोनों अपने अपने गुणों का बखान कर एक दूसरे को नीचा दिखाने में और अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं, पर फैसला अभी तक नहीं हो सका है। अध्यापिका को मॉनिटर ने दोनों की लड़ाई का पूरा विवरण कह सुनाया, जो इस प्रकार से था। गाजर ने मूली को धमकाते हुए कहा, इस जगह पर क्या तेरा नाम लिखा है? खिसक, नहीं तो मार के लाल कर दूंगी। मूली बोली, हर हालत में मैं तो सफेद ही रहूंगी। मैं तेरी तरह लाल क्यों होने जाऊं? मैं हाथापाई में विश्वास नहीं करती। जबान की लड़ाई लड़। तेरे कुछ अच्छे गुण भी हैं या यूं ही हेकड़ी दिखाती फिरती है? गाजर गुण पूछ रही है? हा हा, अरे जानती नहीं कि मैं विटामिन ए की मालकिन हूँ। मुझे खा खा कर लोग अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा लेते हैं। यदि किसी को रात में कम दिखाई देने लगे तो बस मुझे आजमाए, जम के मुझे खाए, मैं उसकी आंखों की रोशनी बढ़ा दूंगी। अब तू बता, विटामिन ए की मालकिन है तू? मूली, बड़ा घमंड है तुझे अपने पर। भले ही मुझ में विटामिन ए नहीं मिलता, पर मैं भी आंखों को ठीक करने में मददगार हूँ। विटामिन B1, B2 द्वारा मैं भी आंखों को तंदुरुस्त रखती हूँ। गाजर, ये विटामिन तो मुझ में भी होते हैं। इस प्रकार तू मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मुझ में विटामिन सी होता है। जब कोई खेलता कूदता है और कहीं कट फट जाता है तो बहते हुए खून को जमाने में मैं मदद करती हूँ। मूली, यह काम तो मैं भी करती हूँ। विटामिन सी तो मनुष्य को मैं भी देती हूँ। कुम्हड़ा बड़ी देर से दोनों की लड़ाई सुन रहा था। सब यही सोच रहे थे कि वो ऊंघ रहा था, पर वो तो लड़ाई का पूरा मजा ले रहा था। उठकर आया
और दोनों में सुलह कराने की दृष्टि से बोला, तुम दोनों ही महान हो। तुम दोनों ही मनुष्य जाति की हड्डी को मजबूत करती हो, उनकी आंखों को ठीक रखती हो, त्वचा को सुंदर बना उन्हें निखार देती हो। अब बैठो भी, नहीं तो डायरी में शिकायत लिख दी जाएगी। पर उन दोनों पर बेचारे कुम्हड़े का कोई असर नहीं हुआ। मूली ने गाजर को ललकारते हुए कहा, बता, तुझ में कौन कौन से खनिज होते हैं? थोड़ा याद करने के बाद गाजर ने कहा, मैं लोगों के शरीर में सोडियम, फास्फोरस पहुंचाती हूँ और इस प्रकार उनकी हड्डी, दांत मजबूत रखते हुए उनका वजन सही रखती हूँ। तू भला कौन सा खनिज रखती है? मूली ने तपाक से उत्तर दिया, मैं पोटाशियम, सोडियम और सल्फर की मालकिन हूँ। मांसपेशियों के विकास में सहायक हूँ, हड्डी भी मजबूत करती हूँ। सहजन, जो अभी तक खिड़की से लटका झूला झूल रहा था, दौड़ा आया और कहा, अंग्रेज मुझे ड्रमस्टिक कहते हैं। जो बच्चे मुझे नहीं खाते, अपनी चाबुक से मैं उनकी पिटाई भी करता हूँ। लड़ाई बंद करो, नहीं तो एक एक चाबुक दोनों को लगाऊंगा। झगड़ा अभी त्रिकोणीय रूप लेता, इसके पहले ही बेचारे बैंगन ने बीच बचाव किया और सहजन को पुनः खिड़की पर लटका आया तो देखता क्या है, हरी मिर्चें दोनों को समझा रही है। अरे, तुम दोनों बड़ी गुणी हो। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम दोनों अमीनो एसिड बनाने में बहुत मददगार हो? इससे हृदय, फेफड़ा, लिवर, किडनी सब स्वस्थ रहते हैं। तुम दोनों पाचक रस पैदा करती हो, इससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। इसलिए तुम दोनों को सलाद के रूप में बड़े चाव से खाया जाता है। मेरी दृष्टि में तो कोई कम नहीं है। अब लड़ाई बंद करो। मिर्ची बहन की बात दोनों बड़े ध्यान से सुन रही थीं। वो बड़ी मीठी बतिया रही थी। बच्चे बेवजह उससे डरते हैं, पर गाजर अब भी हार मानने वाली कहाँ थी। झगड़े को आगे बढ़ा ही दिया। कहा, मेरा हलवा कितना बढ़िया बनता है, बच्चे, बूढ़े और जवान सब बड़े चाव से खाते हैं। तू तो बहुत ही कड़वी, तिक्त है, खाली कैंची की तरह जबान चलाना जानती है। मूली ने इसका प्रतिवाद किया। मेरा हलवा क्यों बनने जाए, मेरा तो पराठा बनता है। लोग चटखारे ले लेकर खाते हैं और बल्ले बल्ले करते हैं। सुना नहीं, मूली का पराठा। गाजर अभी अपनी अगली विशेषता बताती कि अध्यापिका आ गई। लड़ाई अपने आप समाप्त हो गई। कहानी सुनकर बैंगन अध्यापिका के फैसले के इंतजार में खड़ा था। अध्यापिका ने जैसे ही कहा कि दोनों अपनी डायरी लाओ, तो दोनों को सांप सूंघ गया। अध्यापिका तुरंत पिघल गईं। अध्यापिका को खुशी इस बात की थी कि दोनों को कम से कम अपने गुणों के बारे में पता तो है। साथ में वे ये भी चाहती थीं कि दोनों को उनकी कमियों का भी पता रहे। इसलिए दोनों को समझाते हुए कहने लगीं, तुम दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। तुम दोनों ही जमीन के अंदर पलती बढ़ती हो। भले ही तुम दोनों रंग व स्वाद में अलग अलग हो, पर दोनों का काम मानव की सेवा करना ही है। तुम मानव समाज को रेशेदार भोजन उपलब्ध कराती हो, विभिन्न तरह के विटामिन व खनिज देती हो, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तुम दोनों को सलाद के रूप में एक साथ खाया जाता है। तुम दोनों एक ही जननी की संतान हो। तुम्हारी इसी लड़ने की प्रवृत्ति से लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं और गाजर मूली की तरह काट देने की बात करते हैं, जबकि तुम दोनों तुच्छ नहीं हो। गाजर मूली ही क्यों, तुम सभी सब्जियां मानव समाज की सेवा में सदियों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हो। इसलिए अपना महत्व समझो और शालीनता की मालकिन बनो। शालीनता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। लौकी अध्यापिका आगे कुछ कहती कि घंटी बज गई। अध्यापिका ने दोनों को देखा, अपना बैग उठाया और मुस्कुराते हुए चली गईं। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, वाक्य युद्ध, बहस, आर्ग्यूमेंट, मजबूर, लाचार, हेल्पलेस, सहजन, एक सब्जी, ड्रमस्टिक, हाथापाई, आपस में भिड़ जाना, स्कफल, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, बेस्ट, जबान, जीभ, टंग, आजमाना, जांचना, टू टेस्ट, बराबरी,
समानता, इक्वालिटी, निखार, कांति, चमक, ग्लो, त्रिकोणीय, 3 कोण वाला, ट्रायंगुलर, प्रतिवाद, विरोध, रेफुटेशन, संतान, औलाद, ऑफस्प्रिंग, तुच्छ, हीन, इंफीरियर, पसरना, हाथ पैर फैलाकर बैठना या लेटना, टू स्ट्रेच oneself fully, अफरा तफरी, हड़बड़ी, हरी, स्कैरी, बखान, वर्णन, एक्सप्लेनेशन, विवरण, विस्तार पूर्वक, डिस्क्रिप्शन, हेकड़ी, उदंडता, एरोगेंस, मददगार, सहायक, हेल्पफुल, कुम्हड़ा, सीताफल, पंपकिन, खनिज, खान से निकला पदार्थ, मिनरल्स, तिक्त, कड़वा, बिटर, जननी, माँ, मदर, प्रवृत्ति, स्वभाव, नेचर, शालीनता, शिष्टता, हम्बलनेस। पाठ 7, सिकंदर के खाली हाथ, एम्प्टी हैंड्स ऑफ अलेक्जेंडर। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। अपनी धन संपदा पर गर्व करना मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विश्व विजेता सिकंदर भी अपने साथ 1 रुपया तक नहीं ले जा सका था। आइए इस कहानी को पढ़कर जानें। विश्व विजेता बनने का ख्वाब पूरा कर सिकंदर महान खुशी खुशी अपने वतन लौट रहा था। सफलता का दर्प उसके चेहरे पर जगमगा रहा था। वह चाहता था कि शीर्घातिशीर्घ अपनी माँ के पास पहुंचे और जीता हुआ संपूर्ण साम्राज्य माँ के चरणों में समर्पित कर दे। यह उसका वादा था उस माँ से जिसे वो सबसे अधिक प्यार करता था। यह दुर्भाग्य ही था कि अपने वतन से महज 2 दिन की दूरी पर अचानक वह बीमार पड़ गया। बीमारी भी ऐसी वैसी मामूली नहीं बल्कि प्राणलेवा थी। वह खुदा को याद कर याचना करने लगा कि कम से कम घर तक वह उसे स्वस्थ और सुरक्षित पहुंचा दे। उसे यकीन था कि माँ की गोद में पहुंचकर वह मौत को परास्त कर देगा या फिर कुछ दिनों की मोहलत मांग लेगा। हताशा के पलों में उसे अपनी माँ की तमाम बातें याद आने लगीं। एक बार किसी ने पूछा था, आपको अपनी माँ सर्वप्रिय क्यों है? वह प्रश्न पूछने वाले पर झल्ला पड़ा था। माँ सब प्रश्नों से परे है, प्रश्नकर्ता ने दोहराया था। एक शक्तिमान सम्राट को माँ क्यों सर्वप्रिय है? यूं समझ लीजिए कि आपकी माँ इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। तब भावावेश में आकर उसने जवाब दिया था, माँ तुम में क्या नहीं है? बात यह है कि अगर तू ना होती तो इस संसार में मेरा क्या वजूद था। काफिले में मौजूद राजवैद्य भी जब चिकित्सा का प्रयास कर हार गया तो उसने घुटने टेकते हुए सेनापति को सच्चाई बता दी कि सिकंदर महान का बचना अब नामुमकिन है। एक और अंतिम गहन परीक्षण के बाद राजवैद्य ने ये दुखद समाचार दिया कि सिकंदर महान अब कुछ घंटों के मेहमान हैं। सेनापति वापस लौटे तो उनका मुंह लटका हुआ था। सिकंदर बोला, सेनापति, मैंने राजवैद्य की सारी बातें सुन ली हैं। इतनी बेशुमार दौलत, इतने बड़े साम्राज्य की मिल्कियत भी मुझे चंद दिनों के लिए जीवित नहीं रख सकती। क्या फायदा ऐसी उपलब्धि का? सेनापति ने गर्दन झुकाते हुए कहा। सम्राट, निराश ना हो, राजवैद्य ने अभी हथियार नहीं डाले हैं। सिकंदर मायूसी से बोला। सेनापति जी, झूठी तसल्ली मत दीजिए। सेनापति के पास इसके आगे कहने को कुछ नहीं था। सिकंदर ने कहा, कम से कम मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। सेनापति ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। बताइए सम्राट, अवश्य करूंगा। मेरी वसीयत लिखिए। सिकंदर ने आदेश दिया। कागज कलम लेकर सेनापति तैयार हुआ। बताइए सम्राट। अचानक सिकंदर आसमान की ऊंचाइयों को घूरने लगा। आकाश का सोनापन उसकी विशाल आंखों में उतरने लगा। सेनापति उसके बोलने का इंतजार करने लगा। क्या लिखूं सम्राट? यही कि मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखे जाएं। सिकंदर ने गंभीर वाणी में कहा। हतप्रभ सेनापति उसकी बात का गूढ़ अर्थ समझने की चेष्टा करने लगा। क्षमा करें सम्राट, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिर इस ख्वाहिश से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? सिकंदर की आंखें डबडबा आईं। मेरा एक सपना था कि मैं विश्व विजेता बनूं और दुनिया की तमाम दौलत मेरे कदमों में हो।
मैंने अपना वह सपना तो किसी प्रकार हकीकत में बदल लिया, किंतु कमाई हुई संपत्ति का कण मात्र भी अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब मैं दुनिया को यही बताना चाहता हूं कि धरती पर अकूत संपदा का मालिक सिकंदर जब इस दुनिया से विदा हुआ तो उसके दोनों हाथ खाली थे। लिखते हुए सेनापति की आंखें छलछला आईं। सिकंदर कह रहा था, यहां तक कि यह बेशुमार दौलत भी मुझे 2 दिन और जीवित रखने में असमर्थ है। यह 2 दिन मैं सिर्फ इसलिए चाहता था कि अपनी मां के चरणों में सारा साम्राज्य समर्पित कर सकूं और उसकी गोद में सुकून से प्राण त्याग सकूं। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, ख्वाब, सपना, ड्रीम, दर्प, अभिमान, प्राइड, साम्राज्य, राज्य, एम्पायर, याचना, प्रार्थना, प्रेयर, मोहलत, समय, अवसर, टाइम, भावावेश, जज्बात में आकर, इन सेंटिमेंट्स, काफिला, यात्रियों का दल, कारवां, गहन परीक्षण, गहरी जांच, एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन, बेशुमार, अत्यधिक, अ लॉट ऑफ, तसल्ली, दिलासा, कॉन्सोलेशन, हतप्रभ, हैरान, सरप्राइज्ड, हकीकत, सच्चाई, ट्रूथ, अकूत संपदा, अपरिमित संपत्ति, इमेजरेबल प्रॉपर्टी, वतन, मातृभूमि, देश, मदरलैंड, शीघ्रतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, प्राणलेवा, जान लेने वाला, फेटल, परास्त करना, हरा देना, टू डिफीट, प्रश्नकर्ता, प्रश्न पूछने वाला, क्वेश्चनर, वजूद, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, चिकित्सा, इलाज, ट्रीटमेंट, नामुमकिन, असंभव, इम्पॉसिबल, मिल्कियत, स्वामित्व, ओनरशिप, ख्वाहिश, इच्छा, विश, गूढ़ अर्थ, गहरा अर्थ, हिडन मीनिंग, कण मात्र, जरा सा भी, टाइनी पार्ट। पाठ 8, सागर एवं नदी, ओशन एंड रिवर। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में सागर एवं नदी की बातचीत के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सत्संगति बुरे लोगों को भी अच्छा बना सकती है। एक दिवस सागर नदिया से बोला, मुझ में खारा पानी, तुम मुझ में क्यों मिलने आती लेकर अपना मीठा पानी। नदिया मंद मंद मुस्काई, सागर को एक कथा सुनाई। तुमसे ही मैं जीवन पाऊं, सो आकर तुम में मिल जाऊं। सागर बोला, नदिया बोलो, कब तक यह कर पाओगी। मेरे खारे पानी को आखिर कब तक गले लगाओगी। नदिया बोली, मैं मीठी हूँ, मीठा जल ही लाऊंगी। जब तक तुम मीठे ना होते तब तक फिर आऊंगी। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, दिवस, दिन, डे, नदिया, नदी, रिवर, मंद मंद, धीरे धीरे, स्लोली, गले लगाना, अपनाना, टू एम्ब्रेस, सागर, समुद्र, सी, खारा, नमकीन, सॉल्टी, कथा, कहानी, स्टोरी, फिर, बार बार, अगेन एंड अगेन। जल, बूंद बूंद में जीवन। वर्तिका मेरी अच्छी दोस्त है। ब्रश करते समय कभी मुझे खुला नहीं रखती। इस तरह यह रोज 20 लीटर पानी बचाती है। नदी, तालाब या कुएं का पानी साफ सुथरा रखना हमारा दायित्व है। इन्हें गंदा होने से बचाना होगा, क्योंकि यहीं से हमारे पीने का पानी आता है। सबसे अधिक घाटा तो तुम्हें होगा दूध वाले भैया। जब पानी नहीं बचेगा तो दूध में क्या मिलाओगे। बाल्टी और मग का प्रयोग करो, पानी बचाओ भाई, पानी बचाओ। पाठ 9, पुराने जमाने का फ्रिज, फ्रिज ऑफ द ओल्डन टाइम्स। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। आज के आधुनिक समय में
विज्ञान के नित्य नए आविष्कारों ने हमारा जीवन अत्यंत सरल बना दिया है। जैसे फ्रिज आज हमारी आवश्यकता बन गया है, किंतु इससे बिजली भी बहुत खर्च होती है। जबकि यदि हम घड़े का प्रयोग करें तो हम ठंडा पानी प्राप्त करने के साथ बिजली भी बचा सकते हैं। पारस दूसरी कक्षा में अव्वल दर्जे में पास हुआ था। जब वो परीक्षा का रिजल्ट लेकर आया तो उसके मम्मी पापा, दादाजी और भाई बहन बड़े प्रसन्न हुए। उनकी बहन प्रिया जिद कर बैठी, पास होने की खुशी में मुझे मिठाई खिलाओ। इस पर मम्मी ने कहा, बेटी अभी धूप बहुत तेज है, शाम को बाजार से मिठाई ले आएंगे, तब तुम भरपेट खा लेना। लेकिन प्रिया नहीं मानी, जिद करते हुए बोली, मम्मी मुझे तो मिठाई इसी वक्त खानी है। मम्मी कुछ कहती, इसके पहले ही दादाजी ने कहा, बेटी मन छोटा मत करो, चलो अभी मेरे साथ मिठाई ले आते हैं। दादाजी ने धूप से बचने के लिए घर से निकलकर छाता ताना। साथ साथ प्रिया भी चलने लगी। दादाजी ने एक मशहूर दुकान से 4 तरह की मिठाइयां ली और प्रिया को पकड़ा दी। जब दोनों घर की तरफ आने लगे तो दादाजी की निगाह एक ठंडे पानी के प्याऊ पर अटक गई, जहां 2-3 शीतल जल से भरे मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रखे थे। 2-3 लोगों को एक युवती पानी पिला रही थी। युवती ने दादाजी को भी पानी पिलाया। ठंडा पानी पीकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने प्रिया से कहा, बेटी तुम भी ठंडा पानी पी लो। दादाजी ने मिठाई की थैली पकड़ी। प्रिया ने पानी पीकर कहा, दादाजी ठंडा ठंडा पानी पीकर तो आनंद आ गया। ये पानी तो फ्रिज के मुकाबले कई गुना अच्छा है। दादाजी एक बात बताइए, इन मिट्टी के घड़ों में पानी इतना ठंडा क्यों हो जाता है? पहले तुम ये मिठाई की थैली पकड़ो और घर चलो, वहाँ सब कुछ बता दूंगा। दादाजी ने कहा। जब दोनों घर पहुँचे तो सभी ने खुशी खुशी मिठाइयाँ खाईं। प्रिया के दादाजी ने मजाक करते हुए कहा, प्रिया को भरपेट मिठाई खिलाओ ताकि शाम को इसे भूख न लगे। यह सुनकर मम्मी पापा हंस पड़े। प्रिया दादाजी के पास आकर बोली, दादाजी जितनी मिठाई मुझे खानी थी खा ली। अब आप ये बताइए कि मिट्टी के घड़े में गर्मियों में भी पानी इतना ठंडा क्यों रहता है? दादाजी ने कहा, प्रिया बेटी, दरअसल घड़े का पानी ठंडा होने की क्रिया विज्ञान के एक सिद्धांत पर आधारित है। घड़े में अनेक ऐसे छोटे छोटे छिद्र मौजूद रहते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते। ये छिद्र इतने सूक्ष्म होते हैं कि केवल इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। लेकिन दादाजी ये तो बताइए कि विज्ञान के सिद्धांत से पानी कैसे ठंडा हो जाता है? प्रिया ने जिज्ञासा प्रकट की। दादाजी बोले, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है। छोटे छोटे छिद्रों द्वारा मिट्टी के घड़े का पानी बाहर की सतह पर आ जाता है और वातावरण की गर्मी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसी वाष्पीकरण क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। कई बार महसूस भी किया जाता है कि मिट्टी के घड़े की सतह पर सीलन रहती है। हाँ, गर्मी जितनी अधिक होगी, यानी वातावरण में जल वाष्प जितने कम होंगे, पानी उतना ही ठंडा होगा। लेकिन रिमझिम मौसम में वातावरण में जल वाष्प अधिक हो जाने से वाष्पीकरण क्रिया कम हो जाती है। अतः बरसात के दिनों में पानी इतना ठंडा नहीं होता जितना कि गर्मी के दिनों में होता है। प्रिया ने मिट्टी के घड़े के ठंडे पानी का राज जानकर दादाजी से कहा, अब मैं गर्मियों में घड़े का पानी ही पीऊंगी। कल मम्मी के संग बाजार जाकर एक मिट्टी का घड़ा खरीद कर ले आऊंगी। इस पर दादाजी ने कहा, बेटी तुमने बहुत अच्छी और सेहत भरी बात कही है। यूं फ्रिज का पानी शरीर को ठंडक जरूर देता है, लेकिन अल्प समय के लिए। घड़े का पानी कुदरती ठंडा होता है, जो शरीर को कुदरती ठंडक पहुंचाता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि केवल सेवन से गर्मियों में लू भी नहीं लगती। अब घर में मिट्टी का घड़ा आया देखकर प्रिया के साथ साथ दादाजी भी प्रसन्न थे, क्योंकि उनके जमाने का मिट्टी का फ्रिज
फिर से घर की शान बढ़ाने आ गया था। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। अव्वल, प्रथम, फर्स्ट। मशहूर, प्रसिद्ध, फेमस। छिद्र, छेद, होल। सूक्ष्मदर्शी, एक यंत्र, माइक्रोस्कोप। वाष्पीकरण, भाप बनने की क्रिया, इवेपोरेशन। सीलन, नमी, डैम्पनेस। सेहत, स्वास्थ्य, हेल्थ। कुदरती, प्राकृतिक, नेचुरल। रिजल्ट, परिणाम, रिजल्ट। घड़ा, मटका, पिक्चर। सूक्ष्म, अत्यंत छोटे, मिनट। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। वाष्प, भाप, वेपर। जल वाष्प, पानी के कण, वाटर वेपर। अल्प समय, कम, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। फायदेमंद, लाभदायक, बेनिफिशियल। पाठ 10, चिड़िया की चतुराई, इंटेलिजेंस ऑफ अ बर्ड। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बताया गया है कि माँ अपने बच्चों की हर स्थिति में रक्षा करती है। वह हमें धूर्त व चालाक लोगों से बचाती है। एक बार एक चिड़िया ने जंगल में एक पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाया। उसमें उसके 7 बच्चे भी थे। चिड़िया यह चाहती थी कि उसके बच्चे जल्दी जल्दी उड़ना सीख लें, ताकि वो बड़े होकर अपना जीवन जी सकें और उसे उनकी देखभाल की चिंता ना करनी पड़े। इसके साथ ही उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कोई बिल्ली इन्हें खा न जाए। दुर्भाग्य से एक बिल्ली भी पास में ही रहती थी। यह बिल्ली कुछ ज्यादा ही चालाकी कर रही थी। आस पड़ोस का मामला था, इसलिए बिल्ली सावधानी बरत रही थी। उसने चिड़िया के सामने ये घोषणा कर दी थी कि उसने वैराग्य ले लिया है और उसने प्रण किया है कि अब वो मांस को हाथ भी नहीं लगाएगी। चिड़िया ने उसकी बात सुन तो ली, पर उसे बिल्ली मौसी के ड्रामे पर बिल्कुल यकीन नहीं था। हालांकि बिल्ली मौसी ने चिड़िया पर विश्वास जमाने के लिए भगवा कपड़े भी धारण कर लिए थे और उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला भी रहने लगी थी। वह जब भी इधर उधर जाती तो मुंह में धीमे धीमे स्वर में किंकर माला गुनगुनाते हुए चलती। एक बार बिल्ली मौसी चिड़िया के पास आई और बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? चिड़िया के बच्चे अभी उड़ना नहीं सीख पाए थे। उसे लगा कि अगर उसने बिल्ली के सामने सच सच बोला तो वह निश्चित रूप से उसके बच्चे खा जाएगी। इसलिए उसने यह साध्वी का वेश धारण किया है। यही सब सोचकर चिड़िया ने बिल्ली मौसी की खूब प्रशंसा करते हुए कहा, आप तो इन भगवा वस्त्रों में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हरे बगीचे में नारंगी रंग का फूल खिला हो। बिल्ली मौसी अपनी प्रशंसा सुनकर गर्व से अकड़ गई। उसने अपने गले से घुर्र घुर्र गर्व सूचक ध्वनि निकाली। चिड़िया की चिंता और बढ़ गई। उसे लगा कि बिल्ली उसके घर तक आ पहुंची है, वह उसके बच्चों को जरूर खा जाएगी। उसने अपने बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, यह बिल्ली बड़ी कपटी है। यह तुम्हें खाने के चक्कर में है, बस मौका ढूंढ रही है। तुम जल्दी से जल्दी उड़ना सीख लो, ताकि इस कपटी बिल्ली से तुम्हारे प्राण बच सकें। वह सुबह, दोपहर, शाम 3-3 बार उन्हें उड़ने का अभ्यास कराने लगी। 6 बच्चे तो अच्छी तरह उड़ना सीख गए थे, बस एक ही थोड़ा कमजोर रह गया था। अब चिड़िया ने फैसला कर लिया था कि जब कपटी बिल्ली उससे दोबारा पूछेगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो उसे सच सच बता देगी। 2-3 दिन बाद कपटी बिल्ली फिर चिड़िया के पास आकर बोली, चिड़िया, जरा देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। चिड़िया को गुस्सा आ रहा था कि यहाँ भली बनकर आई है और अंदर ही अंदर बच्चों को खाने का मौका तलाश रही है। इसलिए उसने आवेश में आकर कहा, जैसी और बिल्लियां होती हैं वैसी ही तुम भी हो। तुम में क्या सुरखाब के पर लगे हैं जो तुम औरों से ज्यादा खूबसूरत लगोगी? ये कहते हुए चिड़िया ने अपने बच्चों को उड़ने का इशारा कर दिया। बिल्ली को बहुत गुस्सा आया। कंठी माला छोड़ वो अपने असली रूप में आ गई और बच्चों पर झपट पड़ी। 6 बच्चे तो तुरंत उड़ गए, पर एक उसकी पकड़ में आ गया। चिड़िया के दिमाग में तुरंत इस बच्चे को बचाने की एक योजना आई। उसने बिल्ली से प्रार्थना भरे स्वर में कहा, देखो मौसी, तुमने वैराग्य धारण किया हुआ है। तुम्हें किसी भी चीज को बिना शुद्ध किए नहीं खाना चाहिए।
इस बच्चे के पंखों पर धूल मिट्टी जमी है और वे चिपचिपे हो रहे हैं। पहले उसे अच्छी तरह स्नान कराओ, फिर हथेली पर रखकर धूप में अच्छी तरह सुखाओ। ऐसा करते हुए उसे 7 बार उलटना पलटना ताकि वह अच्छी तरह सूख जाए, फिर उसे खा लेना। कपटी बिल्ली ने ध्यान से चिड़िया की बातों को सुना। सोचा बच्चा तो अब अपने हाथ में है, इसलिए अब यह क्या कर सकेगा, और वह चिड़िया के कहे अनुसार वैसा ही करने लगी। जब सयानी बिल्ली 7 बार बच्चे को धूप में पलट चुकी थी तो वह पूरी तरह सूख गया। सूखते ही वह उड़ गया, पर उड़ते उड़ते वह कपटी बिल्ली के पंजे पर बीट कर गया। कपटी बिल्ली इस तरह मूर्ख सिद्ध किए जाने पर बहुत खिन्न हो गई और दोबारा उधर नहीं आई। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, विशेष, खास, स्पेसिफिक, दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, मिसफॉर्च्यून, वैराग्य, विरक्ति, डिस्पैशनेट, विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट, साध्वी, महिला साधु, फीमेल सेंट, खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल, ध्वनि, आवाज, साउंड, फैसला, निर्णय, डिसीजन, आवेश, क्रोध, गुस्सा, एंगर, प्रार्थना, विनती, प्रेयर, घोंसला, नीड, नेस्ट, सावधानी, सतर्कता, अलर्टनेस, प्रण किया, तय किया, गॉट डिटरमिन्ड, भगवा कपड़े, केसरिया रंग के वस्त्र, सैफरन क्लोथ्स, प्रशंसा, बड़ाई, अप्रिसिएशन, गर्व, अभिमान। पाठ 11, उचित निर्णय, राइट जजमेंट। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत चित्र कथा में दिखाया गया है कि लालची व चालाक मनुष्य सीधे साधे भोले भाले लोगों को ठगते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि उन्हें एक ना एक दिन इसकी सजा अवश्य मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक लालची बनिया रहता था। उसका एक कुआं था। एक दिन उसने वो कुआं एक सीधे साधे ब्राह्मण को बेच दिया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण उस कुएं से पानी भरने के लिए पहुंचा तो बनिए ने कहा, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। ब्राह्मण ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, श्रीमान, कल ही तो यह कुआं मैंने आपसे खरीदा है। ठीक है, तुमने कुआं खरीदा है, इस कुएं का पानी तो नहीं खरीदा। तुम केवल कुएं के मालिक हो, मैं कुएं के पानी का मालिक हूं। अगर तुम्हें कुएं में से पानी लेना हो तो 1 बाल्टी पानी के लिए 100 रुपए देने होंगे। ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वह सीधा राजा के पास पहुंचा और न्याय की भीख मांगने लगा। राजा ने सारी बात सुनने के बाद बनिए को बुलाया और पूछा, अब उस कुएं का मालिक कौन है? महाराज, उस कुएं का मालिक तो ब्राह्मण है, लेकिन उस कुएं के पानी का मालिक मैं हूं। राजा बनिए की चालाकी समझ गया। उसने पूछा, वह कुआं तो ब्राह्मण का है ना, और उस कुएं का पानी आपका है? जी महाराज। जी महाराज। ब्राह्मण के कुएं में आपने अपना पानी क्यों रखा हुआ है? आप अपना पानी वहां से निकाल लें। जब तक पानी की एक बूंद भी उस कुएं में रहेगी, आपको प्रतिदिन किराए के रूप में 1000 रुपए ब्राह्मण को देने होंगे। राजा का फैसला सुनकर बनिया एकदम हक्का बक्का रह गया। वो राजा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, इस बार तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन फिर कभी किसी को इस तरह परेशान किया तो कारागार में डलवा दूंगा। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, लालची, जिसके मन में लोभ हो, ग्रीडी, प्रतिदिन, रोज, हर दिन, एवरीडे, हक्का बक्का होना, हैरान होना, टू बी सरप्राइज्ड, माफी, क्षमा, अपॉलजी, न्याय करना, सच झूठ का फैसला करना, टू डू जस्टिस, किराया, दूसरे की चीज काम में लाने के बदले दिए जाने वाले रुपए, पैसे, रेंट, कारागार, जेल, कैद खाना, जेल। पाठ 12, बरखा आई, हियर कम्स द रेन। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन।
बारिश का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसे बारिश अच्छी ना लगती हो। आइए पढ़ें बारिश पर आधारित यह कविता। बरखा आई, डाल डाल हरियाली छाई, काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए, बिजली चमचम चमक दिखाए, रिमझिम बूंदे आए, डाल डाल हरियाली छाई, पात पात पर खुशियां लाई, सूखी नदियां जल भर लाई, धरती पर खुशहाली आई, कोयल कूक कूक हर्षाए, पीहू पीहू पपीहा गाए, काले बादल गड़गड़ गाए, मोर नाच नाच लहराए, ऋतु सुहानी है मन भाई, बरखा आई। शब्द भंडार। वोकैबुलरी। बरखा बारिश, रेन, बादल मेघ, क्लाउड, पात पत्ता, लीफ, खुशहाली समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ऋतु मौसम, सीजन, मन भाना मन को पसंद आना, प्लीजिंग, हरियाली हरी भरी, ग्रीनरी, नभ आकाश, स्काई, धरती पृथ्वी, अर्थ, हर्षाना खुश होना, टू बी हैप्पी, सुहानी सुहावनी, प्लेजेंट। हंसमुख सरदार। बहुत दिनों की बात है, एक बहादुर सरदार था। उसने अनेक लड़ाइयां लड़ी थीं और उनमें अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था। वह एक मंझा हुआ तलवारबाज और कलाबाज घुड़सवार था। इतना ही नहीं, वो दिल का भी बहुत उदार था। वह सदा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता किया करता था। असहाय लोगों की रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। वे उसकी अच्छाइयों का गुणगान करते और उसका बहुत सम्मान करते थे। पर इस सरदार के बारे में एक रहस्य की बात थी जो किसी को मालूम नहीं थी। यहाँ तक कि उसके घनिष्ठ मित्रों तक को भी इसका पता नहीं था। सरदार बिल्कुल गंजा था। अपने गंजेपन को छिपाने के लिए वह बालों की टोपी पहना करता था। यह टोपी उसके सिर पर इस प्रकार बैठ जाती थी कि उसके गंजेपन के बारे में किसी को रच मात्र भी शंका नहीं होती थी। एक बार सरदार अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वे अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते जा रहे थे कि बालों की टोपी उड़कर दूर जा गिरी। सरदार के गंजेपन का रहस्य खुल गया। सरदार के मित्र उसकी गंजी खोपड़ी देखकर दंग रह गए। उन्होंने सपने में भी यह सोचा नहीं था कि उनका हंसमुख सरदार गंजा है। वे ठठाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह, आपका सिर तो अंडे की तरह सफाचट है। आप हमेशा अपने आप को जवान साबित करते रहे और हमें बेवकूफ बनाते रहे। हाँ, मैं हमेशा अपना गंजापन छिपाने का प्रयास करता रहा, पर मुझे मालूम था कि एक दिन मेरा यह राज खुलकर रहेगा। जब मेरे अपने बालों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो दूसरों के बाल मेरे सिर पर सदा के लिए कैसे रह सकते हैं। जब सरदार के मित्रों ने देखा कि वह स्वयं अपने आप पर हंस रहा है, तो वे उस पर हंसने के कारण बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने सरदार से कहा, सरदार, आप वाकई बहुत दिलदार हैं। शिक्षा। मॉरल। जो खुद पर हंस सकता है वह कभी हंसी का पात्र नहीं बन सकता। पाठ 13। जान बची तो लाखों पाए। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इज द ग्रेटेस्ट गेन। पाठ परिचय। चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में ये दर्शाया गया है कि भय बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी कायर बना देता है। एक गांव की छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था। उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी उसे तरह तरह की मजेदार कहानियां सुनाती थीं। वृद्धा की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत भी कमजोर थी। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। पोता रोज रात को उन छेदों से आसमान पर चमकते हुए तारे देखता था।
एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। वृद्धा की झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से अनजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। वृद्धा खींच कर बोली, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाऊं? इस टिपटिपा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपा कौन है? टिपटिपा क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, टिपटिपा ना शेर से डरता है ना बाघ से। कोई किसी चीज से डरे ना डरे, पर टिपटिपा से जरूर डरे। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। वृद्धा की बात सुनते ही वह और डर गया। उसने सोचा, ये टिपटिपा क्या भला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो वह वृद्धा शेर, बाघ और हाथी से अधिक टिपटिपा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। सुबह उसका गधा कहीं भाग गया। धोबी उसे ढूंढता हुआ पूरे दिन बारिश में भीगता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वो बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। वो जरूर बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात सुनकर धोबी अपना मोटा डंडा उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में बारिश का पानी भरा है। पंडित जी एक बर्तन से उस पानी को बाहर फेंक रहे हैं। धोबी ने झिझकते हुए पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी देखकर बताइए तो, वह कहाँ है? सुबह से पानी फेंकते फेंकते पंडित जी थक गए थे। कमर तो मानो टूट ही चुकी थी। धोबी की बात सुनी तो वो गुस्से से बोले, मेरी पोथी में तुम्हारे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गए पूछने? अरे जाकर ढूंढो उसे किसी जंगल या तालाब में। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था। वह टिपटिपा के डर से थर थर कांप रहा था। उसके कांपने से घास हिल रही थी। धोबी को लगा कि उसका गधा घास में छुपा बैठा है। उसने आव देखा न ताव बाघ पर मोटा डंडा बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। डर के मारे बाघ का गला ही बैठ गया। उसकी अक्ल भी काम नहीं कर रही थी। उसने सोचा, लगता है यही टिपटिपा है। आखिरकार इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। धोबी ने बिना देखे घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ चल पड़ा। चलते चलते वो बड़बड़ाता रहा, आज तूने बहुत परेशान किया है। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना बाघ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। बाघ धोबी के घर बंद कर भी खुश था। वह सोच रहा था, टिपटिपा के हाथ तो आए, पर जान बची तो लाखों पाए। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, कुटिया, झोपड़ी, हट, पिटारा, मंजूषा, ट्रेजर, मूसलाधार बारिश, बहुत तेज वर्षा, हैवी रेन, मुसीबत, कठिनाई, ट्रबल, झटपट, तुरंत, क्विकली, तालाब, सरोवर, पॉन्ड, वृद्ध महिला, बूढ़ी औरत, ओल्ड वुमन, मजेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग, ताकतवर, बलवान, पावरफुल, हमला, आक्रमण, अटैक, खबर, समाचार, न्यूज, चुपचाप, शांतिपूर्वक, क्वाइट। पाठ 14। आजादी सबको प्यारी। एवरीबडी लाइक्स फ्रीडम। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन।
रविंद्रनाथ ठाकुर को पशु पक्षियों की आजादी से बहुत प्यार था। बचपन में उन्होंने किस प्रकार पिंजरे से पक्षियों को आजाद कर दिया, इस कहानी को पढ़कर जानें। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहां पतंग उड़ाते थे। रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। कई बार तो डार की डार उड़ती चिड़ियां दिखाई देती। ऐसा लगता मानो चिड़ियां हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रही हो कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते। रंग बिरंगी चिड़ियां बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंजली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की वे पक्षियों को ना लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़ियां और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़ियां दिखा रही थीं। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआंसा हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गईं। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाजा खोला। पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत झल्लाई। खुद को क्रोध किया कि परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे उन पक्षियों को आजाद कर बहुत खुशी हुई थी। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदों में लटके पिंजरों में बंद थे। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। मोहल्ला, शहर या गांव का छोटा क्षेत्र। कॉलोनी, शौक, अभिरुचि, हॉबी। पिंजरा, जिसमें पक्षी कैद किए जाते हैं। केज, सहेलियां, सखियां, फ्रेंड्स। प्रशंसा, तारीफ, प्रेज। प्राणी, जीव, क्रीचर्स। रुआंसा, रोने को होना, ऑन द वर्ज ऑफ वीपिंग। सहम जाना, डर जाना, टू गेट अफ्रेड। क्रोध, गुस्सा, एंगर। पक्षी, पंछी, बर्ड्स। बरामदा, दालान, वरांडा। विस्तृत, फैला हुआ, एक्सटेंसिव। विनती, प्रार्थना, प्रेयर। अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न, ऑपरेशन। उम्र, आयु, एज। स्वतंत्र, आजाद, फ्री। झल्लाना, गुस्सा करना, टू बी अनॉयड। अनुचित, गलत, अनडिजायरेबल। पाठ 15। हम मित्र हैं। वी आर फ्रेंड्स। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत नाटक में दर्शाया गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। नाटक में एक शैतान बालक एक नेत्रहीन बालक को गिरा देता है। पढ़कर देखें फिर क्या होता है। वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। क्या करोगे? तुम गौरव को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना? हाँ,
उस दिन कितना मजा किया था हमने, वह पास आ रहा है। बढ़े चलो राह है आसान, जल्द ही पहुंच जाऊंगा, रुकना ना मेरा। गिर गया। उठो भाई उठो, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया, उस पर उसकी हंसी उड़ा रहे हो। राघव, मैं तुम्हारी मां को बताऊंगा। चलो गौरव, तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी। लो, छड़ी पकड़ लो और मेरे हाथ भी। गए। चलो खेलें। अरे उधर को देखो, कैसा काला काला दिखाई दे रहा है। लगता है बादल आ रहे हैं। नहीं, यह काली आंधी है। भागो, घर भागो। मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा? ओह, यह क्या? अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। राघव, बहुत तेज आंधी आ रही है, इधर आ जाओ। नहीं, मैं घर जा रहा हूं। मां, दरवाजा खोलो। इतनी देर कहाँ थे? आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं। मां, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। चलो आंखें धुलवा दूं। अब थोड़ी देर लेट जाओ। मां, मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही हैं। आंधी रुक ही नहीं रही। मैं डॉक्टर चाचा को फोन करती हूँ कि आंधी रुकते ही चले आएं। मैंने राघव की आंखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूं, बांध देता हूं। इसे अब आराम करने दीजिए। गौरव का घर पास ही है, क्यों ना उससे क्षमा मांग लूं। मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। ओह, एक तो आंखों पर पट्टी। देख कर चलो भाई। रुको, मैं उठाता हूं। अब खड़े हो जाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? हां, अब बताओ कहां जा रहे थे? तुमसे क्षमा मांगने। आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला। जाने दो, बस कह दो क्षमा कर दिया। मैं सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज सुनी। तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी? मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता ही नहीं चला, गिर गया। तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम दोनों मित्र हैं। हाँ, मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। तमाशा, नाटक, ड्रामा। आसान, सरल, इजी। माँ, माता, मदर। क्षमा मांगना, माफी मांगना, टू अपॉलजी। स्वर, आवाज, वॉइस। राह, रास्ता, वे। कोशिश, प्रयत्न, एफर्ट। ध्यान, परवाह, केयर। दोष, गलती, मिस्टेक। पाठ 16, संकल्प, प्रॉमिस। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। यदि हम दृढ़ संकल्प होकर कार्य करें तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। बस जरूरत होती है पूरी मेहनत से प्रयास करने की। केवल सपने नहीं देखना, सपनों को साकार करेंगे। अक्षर के दीपों से जगमग हम सारा संसार करेंगे। अपनी मेहनत और सेवा से जीवन का श्रृंगार करेंगे। नफरत नहीं किसी से हमको, हम तो सबको प्यार करेंगे। हंसी लुटाएंगे, खुशियों का घर घर में व्यापार करेंगे। जहां अभी है तिमिर, ज्ञान के दीपक का उजियार करेंगे। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। सपने, स्वप्न, ड्रीम। दीप, दीपक, क्ले लैंप। नफरत, घृणा, हेट्रेड, डिस्गस्ट। तिमिर, अंधेरा, डार्कनेस। साकार, पूरा, फुलफिल। श्रृंगार, सजावट, डेकोरेशन। व्यापार, कारोबार, बिजनेस। उजियार, रोशनी, लाइट। ढैंचू ढैंचू सॉरी। इस बार शेर साहब का जन्म दिवस जब आया, राजा जी ने कवि सम्मेलन जंगल में करवाया। मंच विराजे कवि गण सारे, संचालक कवि भालू। पुष्पहार से तभी हो गया स्वागत उनका चालू। सर्वप्रथम कवित्री मैना माइक सम्मुख आई, सरस्वती वंदना शुरू कर गजलें खूब सुनाई। इसके ठीक तुरंत बाद ही
कविवर बंदर आए, शेर महोदय के शासन पर जमकर व्यंग सुनाए। खरगोश जी ने बाल गीत गाकर मस्त सुनाया, गीतकार जिराफ ने माइक पर अपना रंग जमाया। तभी मिस कोयल स्वर कोकिला बड़ी अदा से आई, लगी सुनानी शेर शायरी, महफिल खूब सजाई। वीर रस कवि हाथी मंच पर कविता पढ़ चिंघाड़ा, जंगल काट रहे मानव को कविता से धिक्कारा। कवि सम्मेलन भीड़ खचाखच, बजा रहे सब ताली, वाह वाह कर रहे बीच में शेर जनाबे आली। तभी हास्य के काव्य सुनाने गधा मंच पर आया, बीच भंवर में भूल गया सब, याद न कुछ कर पाया। श्रोता हुल्लड़ मचा रहे थे, गधा खड़ा जो ठूठ, संचालक भालू ने देखा गधा हो रहा हूट। संचालक बोले श्रोताओं, यही तो कह कहा है, याद न रखता भूल ही जाता, सचमुच का गधा है। कान पकड़ कवि गर्दभ बोला, ढैंचू सॉरी। कवि सम्मेलन खत्म हुआ सब, खिसके बारी बारी।